दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक्स के अप्रेंटिस रोल के बारे में। क्योंकि बैंक्स अब अप्रेंटिस की वैकेंसी ज्यादा निकाल रहे हैं और बैंक्स को रेगुलर एम्प्लॉयज की इतनी जरूरत नहीं है जितनी उनको अप्रेंटिस की जरूरत पड़ रही है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज निकाली हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी वैकेंसीज निकाली हैं और इसी तरह से बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि अप्रेंटिस को रिक्रूट कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वो अप्रेंटिस जो सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग करता है बैंक में, उसका फ्यूचर आखिरकार क्या हो सकता है, किस तरह से वो 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आगे वो किसी और बैंक में रिक्रूट हो सकता है या फिर किसी और जगह जॉब कर सकता है। क्योंकि ये जो 1 साल है बीइंग ए अप्रेंटिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में 10 साल से ज्यादा एज अ ब्रांच मैनेजर के रोल पर काम कर चुका हूं और रिसेंटली हमारे बैंक की ब्रांच में एक अप्रेंटिस ने ज्वाइन किया था जो कि 12 महीने के टेन्योर के लिए एज ए ट्रेनी आए हैं। अब आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अगर आप एज ए अप्रेंटिस किसी भी बैंक में लगते हैं तो किस तरह के जॉब रोल आपको असाइन किए जाते हैं। अब इसको समझाने के लिए आपको मैं वो डॉक्यूमेंट दिखाता हूं जो कि बैंक्स यूजुअली अप्रेंटिस को देते हैं और बताते हैं कि आपको क्या काम बैंक में जाकर करना है, क्या आपको वहां पर नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, ये है अप्रेंटिस गाइड बुक जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली अप्रेंटिस को दी है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बैंक वेलकम करता है और उसके बाद बताता है कि आप अपने जॉब रोल को समझिए। अब इसमें देखिए जॉब रोल क्या है। सबसे पहले बैंक बताता है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको बैंक की ब्रांच में जाकर कैश और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं करना है, यानी कि आपको बैंक के कोई भी सिस्टम का एक्सेस आपको नहीं मिलने वाला है और साथ ही आप कैश काउंटर के अंदर भी नहीं जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसा आपको बताया कि कोर बैंकिंग सिस्टम का आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, किसी भी एम्प्लॉय का लॉगिन क्रेडेंशियल्स या पासवर्ड आप नहीं ले सकते हैं और इसके बाद बैंक के बिहाफ पे आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि आप सिर्फ एक बैंक के ट्रेनी हैं। और इसी के साथ देखिए, आपका प्राइमरी गोल लर्निंग का क्या होना चाहिए कि आप जो है कई डेस्क पे काम कर सकते हैं। जैसे आप मे आई हेल्प यू डेस्क पे काम कर सकते हैं, आप KYC फॉलो कर सकते हैं, आप आधार सेंटर सपोर्ट कर सकते हैं, आप क्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, जैसे सेविंग या करंट अकाउंट या डिजिटल प्रोडक्ट अगर आपको खोलने हैं। यानी कि कोई भी सिस्टम का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप बैंक के प्रोडक्ट को बेचने में आप जो है मदद कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल कंडक्ट और एथिक्स बताया कि आपको ड्रेस किस तरह की पहननी है, आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, आपको कस्टमर को ग्रीट करना है और इसके साथ कम्युनिकेशन आपकी जो है सॉफ्ट होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए। आप स्लैंग और कैजुअल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप ध्यान से सुने और पेशेंटली सुने। कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी आपको मेंटेन करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक में बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो कि पब्लिक के साथ कभी भी शेयर नहीं की जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि आपको पासवर्ड शेयर नहीं करने हैं, आपको कोई भी एक्सेस और डिस्कस आपको कस्टमर डेटा के बारे में नहीं करना है, फोटोग्राफ कोई भी आपको नहीं लेनी है डॉक्यूमेंट या स्क्रीन की, आपको अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है ड्यूरिंग वर्क आवर्स अनलेस परमिटेड। अब इसके बाद देखिए प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है, जैसे कि आपको कैश और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को हैंडल नहीं करना है, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में नहीं जाना है, जैसे कैश कैबिन लॉकर रूम्स में नहीं जाना है, आपको बैंक एम्प्लॉय की तरह रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं करना है। तो किसी भी कस्टमर को ये नहीं कहना है कि आप बैंक के ही एम्प्लॉय है, आपको बोलना है कि मैं ट्रेनी हूँ और आप किसी भी यूनियन या पॉलिटिकल डिस्कशंस में आप नहीं रहेंगे। और इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव एंड अटेंडेंस के बारे में बात करें तो अटेंडेंस रजिस्टर आपको हर रोज़ साइन करना है, आपको पंक्चुअल रहना है, ब्रांच टाइमिंग आपको ध्यान रखनी है, आपको अगर कोई भी इशू होता है तो मेंटोर को आपको बताना है, ये चीज़ें होगी ज़रूरी। लीव के बारे में बात करें तो देखिए लीव आपको 1 कैजुअल लीव मिलती है पर मंथ और 4 कैजुअल लीव आप कभी भी ले सकते हैं। अगर आपको एक साथ 4 कैजुअल लीव लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं, मैक्सिमम आपको 4 कैजुअल लीव मिलेंगी। लीव मस्ट बी अप्लाइड इन एडवांस यूजिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो आपको लीव पहले ही अप्लाई कर देनी है, उसके बाद ही आपको लीव मिलेगी जब आपकी लीव सैंक्शन ब्रांच हेड कर देगा। और अगर कोई इमरजेंसी में लीव लेनी पड़ती है तो आप सेम डे भी आप जो है बता सकते हैं। लॉस ऑफ पे आपका लग जाएगा, अगर आप एब्सेंस आपकी रहती है बिना बताए तो वहाँ पे लॉस ऑफ पे लग सकता है, या फिर 1 दिन से ज़्यादा आप छुट्टी ले लेंगे तो अब भी आपके लॉस ऑफ पे लग सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टाइफंड की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे आपको 15,000 का स्टाइफंड देता है बेस्ड ऑन अटेंडेंस, यानी कि 100% अगर आपकी अटेंडेंस है तो आपको जो है 15,000 रुपये हर महीने मिल जाएगा। अब इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, देखिए नेट्स के अंडर आपको 4500 रुपये जो है वो DBT के थ्रू मिलता है और बाकी बैंक देता है, तो 10,500 आपको बैंक देगा, लेकिन जो ये 4500 रुपये है ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, किसके थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र।
तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका नेट्स पोर्टल है वहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट और आधार आपको लिंक करना है। आपको मेनली वहाँ पर आधार लिंक करना है। तो आधार के साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा ऑटोमेटिकली आपका जो डीबीटी के थ्रू जो 4500 रुपये आना है वो आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन वो तब आएगा जब बैंक आपको सैलरी दे देगा, सैलरी देने के बाद में आएगा। तो बैंक क्या यूजुअली करता है, बैंक जो है गवर्नमेंट को बताता है कि हमने अपनी सैलरी दे दी है, अब आप जो है अपना इंसेंटिव डीबीटी के थ्रू जो भी आपको देना वो आप दे सकते हैं। पीएफ, बोनस या एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कोई भी आपको एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होते। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल है कि अगर कोई भी इशू होता है ट्रेनी को तो उनको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले उनको मेंटोर को बताना है, नहीं रिजॉल्व होता है तो ब्रांच हेड को बताएं, और फिर भी रिजॉल्व नहीं होता है तो रीजनल एचआर को भी वो बता सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अपना अप्रेंटिस का गाइड बुक, जिसमें बताया गया है कि अप्रेंटिस बैंक में जब रिक्रूट होगा तो क्या क्या करेगा। अब आपको बताते हैं कि आप अगर किसी भी बैंक में अप्रेंटिस लगते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा बैंक सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी 2 बैंक्स में वैकेंसीज निकली है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी जा सकते हैं, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जा सकते हैं, और इसी तरह से और भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनकी वैकेंसीज निकली है, लेकिन वो 200-400 या 500,000 के बीच में है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कौन से बैंक में जाना चाहिए वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं तो वहाँ पे आपका 12 महीने का टेन्योर आपका वहाँ पे रहेगा। सेम आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी टेन्योर रहेगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अप्रेंटिस 2026 के रिक्रूटमेंट में लिखा है कि अगर आप एज अ ट्रेनी अगर आप काम कर लेते हैं पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको एक अलग से वेटेज जो है मार्क्स में दी जाएगी अगर आप जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करते हैं, जो कि उनकी परमानेंट जॉब है। तो वहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे और पहले आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अप्रेंटिस अगर आपने काम किए तो आपको एक अलग से वेटेज वहाँ पे आपको दी जाएगी। अब देखिए अगर हम स्टाइफंड की बात करें तो स्टाइफंड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही 15,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे बैंक जब ट्रेनी रिक्रूट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, कभी कभी 21,000 या 22,000 रुपये के करीब भी आपको स्टाइफंड मिल जाता है। तो हो सकता है कि स्टाइफंड एक क्राइटेरिया हो कुछ लोगों के लिए कि जहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिल रही है वहाँ पर जाया जाए। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप काम करते हैं तो देखिए आपको वहाँ पर एज ए जूनियर एसोसिएट जब आप लगेंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का बेनिफिट नहीं है। लेकिन वर्क कल्चर की बात करें, सीखने की बात करें, तो आपको जितने भी बड़े मेजर बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों ही बड़े प्लेयर हैं, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर ये करती है कि आप जब बैंक में काम कर रहे हैं तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरह से मैंने जॉब रोल दिखाया तो उस जॉब रोल में तो एज ए ट्रेनी है कि आप सिर्फ सीख रहे हैं, लेकिन आप सीखेंगे कौन से डिपार्टमेंट में। देखिए बैंक में ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी होता है, बैंक में लोन डिपार्टमेंट भी होता है। तो मेरा जो रिकमेंडेशन आपको है वो यही है कि आप बैंक के लोन डिपार्टमेंट में आप काम करें। देखिए लोन डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर लेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी कि क्रेडिट डिसीजंस, लोन के डिसीजंस बैंक में किस तरह से लिए जाते हैं। और अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं और अप्रेंटिस प्रोग्राम करने के बाद आप किसी और बैंक में अगर आप अप्लाई करते हैं और आप उनको बताते हैं कि आपने बैंक में एज ए क्रेडिट में आपने काम किया है, तो वो आपके लिए एक एडिड एडवांटेज हो जाता है। क्योंकि जब आपसे वो सवाल करेंगे कोई भी लोन रिलेटेड, तो आपको वहां पर पता है कि हाँ किस तरह से जो है बैंक एक लोन की असेसमेंट करता है, किस तरह से बैंक सिविल रिपोर्ट निकालता है, सिविल रिपोर्ट में क्या क्या देखता है। फाइल्स का आपको काम दे दिया जाता है कई बार कि आप फाइल्स कंप्लीट कर लीजिए, तो उससे भी चीज़ों का पता लगेगा आपको कि फाइल्स में भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है होनी। और इसी तरह से जब बैंक में ऑडिट्स होते हैं तो ऑडिट के टाइम में अगर आप एज ए अप्रेंटिस लगे हुए हैं तो ऑडिट के टाइम में तो आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो आपका जो फ्यूचर है अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के बाद वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। अब देखिए इसमें मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अगर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम करेंगे, यानी कि आप बैंक अकाउंट्स खोल रहे होंगे या डिजिटल प्रोडक्ट्स बैंक के दे रहे होंगे, तो वहाँ पे फ्यूचर नहीं है। वहाँ पे भी फ्यूचर है। अब देखिए एज ए अप्रेंटिस आप कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। अप्रेंटिस प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो है बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको जो है NISM का एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बैंक के साथ टाई अप है। अब देखिए बैंक में अगर आप जाएंगे तो कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज के टाई अप्स हैं,
कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके खुद के ही क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन वो उनकी सब्सिडरीज हैं। तो सब्सिडरीज जो है वो हायरिंग करती है, तो वहाँ पे अभी आप जॉब कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में आप लग सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट में लग सकते हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं। और इंश्योरेंस सेक्टर में भी 3 सेक्टर आ जाते हैं, वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाता है, वहाँ पे जनरल इंश्योरेंस भी आ जाता है, और इसी के साथ लाइफ इंश्योरेंस के भी अलग कंपनीज है हर बैंक की। तो हर बैंक ने किसी न किसी कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो अगर आप बैंक में एज ए अप्रेंटिस अगर आप अच्छा काम करते हैं, एक अच्छी इमेज बनाते हैं, आप बैंक को सपोर्ट करते हैं उनके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वहां पर बैंक के जो ये थर्ड पार्टी कंपनीज है वो ऑटोमेटिकली आपको बुला लेंगे कि आप हमारे साथ काम कर लीजिए, आपको वहां पे पैकेज दे दिया जाएगा। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के लिए आपको IRDA का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, जो एज ए ट्रेनी जब आप काम कर रहे हैं बैंक में तब आप जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप म्यूचुअल फंड की कंपनी में जाते हैं तो उसके लिए भी आपको NISM का एग्जाम आपको कंप्लीट करना जरूरी है। अब ये म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के जो एग्जाम है ये बहुत ही आसान एग्जाम है, आप बहुत आसानी से एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, थोड़ा सा आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखिए इन 3 डिपार्टमेंट हो गए, आपको मैंने बताया क्रेडिट कार्ड हो गया, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया और तीसरा म्यूचुअल फंड हो गया। देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आप एक अच्छा नॉलेज गेन कर लेते हैं तो कल को आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में काम कर सकते हैं। आप अंडर बैंक के ही काम करेंगे, आप जाएंगे बैंक की ब्रांचेस में ही, वहां पर बैंक के कस्टमर को ही आपको म्यूचुअल फंड बेचना है। लेकिन वो कस्टमर जब आप एक्वायर करने लग जाएंगे, उनको एक अच्छा रिटर्न आप देने लग जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी कस्टमर को फाइनेंशियल गेन होता है तो वो आपसे पर्सनली कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आप एक अच्छी स्टडी करते हैं म्यूचुअल फंड में और आप एक अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं तो फर्दर आप म्यूचुअल फंड की फील्ड में आप जो है काफी ज्यादा राइज कर सकते हैं, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन यही है कि आप अगर अप्रेंटिस काम कर रहे हैं तो उसके साथ आप ये दोनों ही एग्जाम आप जरूर दें, क्योंकि आप अपने लिए दोनों ही डोर ओपन रखें कि आप किसी भी जगह जा सकते हैं। और दूसरी चीज, जब आप इन डिपार्टमेंट्स में चले जाएंगे तो उसके बाद जो है अपनी स्टडीज रेगुलर रखिए और जो है मन लगा के आप काम कीजिए, क्योंकि इन सेक्टर्स में भी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ये सब था आज की एक अप्रेंटिस अगर बैंक में लगता है तो किस तरह से अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। अब देखिए बैंक्स में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको स्टाफ वहाँ पे मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो कि आपको वहाँ पर सिखाएंगे, लेकिन कुछ लोग आपको एक टेम्परेरी स्टाफ की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ग्रो करना है तो इस अप्रेंटिस ट्रेनिंग में आपको बहुत मन लगा के काम करना है और आपको इसी फोकस से काम करना है कि आप फर्दर जो है या तो बैंक्स में जाएं, क्योंकि बैंक्स के डोर भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं। अगर आपको किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आपको जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि 1 साल की ट्रेनिंग जो आपकी ये कंप्लीट होने वाली है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देने वाली है। तो आपके लिए बैंक्स के डोर भी खुल गए और आपके लिए क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के भी डोर आपके लिए खुल चुके हैं। तो अप्रेंटिस इस ट्रेनिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, मन लगा के पढ़ाई करो और जो एग्जाम होने वाला है अप्रेंटिस का इसको आप क्रैक करो। कोई भी ज़रूरत आपको महसूस होती है मेरे से बात करने का, आपको लगता है कि हाँ मैं, क्योंकि एज अ ब्रांच हेड एक बैंक में मैं काम कर चुका हूँ, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो हाँ मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ। एज ए अप्रेंटिस भी हमारे पास एक स्टाफ अभी काम कर रहे थे और इसी के साथ आपको ये महसूस होता है कि आपको मेरे से बात करनी है, आपको कुछ चीज़ समझनी है, तो आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है फैनकॉल ऐप का, उस ऐप पर जाएं, वहां पर आप सर्च करें बैंकेटॉन या फिर अनिल स्वामी, आप इसको सर्च करेंगे तो वहां पर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको मैं अच्छे से गाइड करूंगा, आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी सवाल जवाब है, आप जरूर मेरे से करें। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं हूं आपका बैंकर दोस्त और इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।